नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस 2020 जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आने की अधिकतर संभावना रहती है। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, इस क्लास में आप सभी को जो भी इन ऑप्शनों से क्वेश्चन संबंधित हैं वो भी आप सभी को अच्छी तरीके से बताए जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। ऑप्शन ए में दोस्तों राजीव कुमार दिया हुआ है, और अमिताभ कांत, और अरविंद पनगड़िया, और विवेक देवरा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। राजीव कुमार जो है वर्तमान में भी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2023 में भी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये हमारे राजीव कुमार जी हैं। बात करते हैं दोस्तों अरविंद पनगड़िया। तो दोस्तों बात करते हैं अरविंद पनगड़िया। दोस्तों, अरविंद पनगड़िया जो हमारे नीति आयोग के जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ये हमारे कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष ये हमारे कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी जो हैं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। दोस्तों, बात करते हैं नीति आयोग की बात आई तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना हमारी कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इसकी स्थापना, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। दोस्तों, यदि पूछ लेता है नीति आयोग का हेड कौन होता है, तो दोस्तों नीति आयोग का हेड जो होता है, जो उस समय प्रधानमंत्री जो होगा वही होगा नीति आयोग का हेड। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर विवेक देवराय जो है ऑप्शन 4 में दिया है। विवेक देवराय का संबंध दोस्तों किससे है, दोस्तों रेल बजट को आम बजट में मिलाकर रेल बजट को आम बजट में मिलाकर जो है प्रस्तुत किसने किया था, दोस्तों विवेक देवराय समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट में पेश किया गया था। दोस्तों, रेल बजट को आम बजट से पृथक किसने करवाया था, दोस्तों ये हमारे एकवर्थ कमीशन था। एकवर्थ कमीशन के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल और महासागर विज्ञान ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया अभिजीत मुखर्जी को 2020 में दिया गया था, या वत्सला थिरुमलई को, या शुभदीप चटर्जी को, या सुवी जैकब जॉर्ज को। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अभिजीत मुखर्जी जी को जो है 2020 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, 2023 की बात करते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग विज्ञान श्रेणी में जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की जो है दीप्ति साहू, कौन, दीप्ति साहू को जो है 2023 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया वो कह रहा है कि जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा संक्रमित होता है। ऑप्शन ए में दिया करंतक या रोटेट द्वारा, या कुत्ते द्वारा, या एडीज मच्छर द्वारा, या यूरेनोटिया मच्छर द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है एडीज मच्छर के द्वारा जो है जीका वायरस रोग जो है ये संक्रमित होने का कारण होता है। बात करते हैं कुत्ते के काटने से। दोस्तों, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, दोस्तों ये हमारा रेबीज रोग होता है। कौन सा होता है, कुत्ते के काटने से हमारा रेबीज रोग होता है, जिसमें क्या होता है, पानी से डर लगता है। किससे, पानी से डर लगता है। दोस्तों, पानी से डर लगना है दोस्तों क्या कहलाता है, पानी से डर लगता है। दोस्तों, पानी से डर लगना ये हमारा और कौन सा इसे रोग कहते हैं, इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, हाइड्रोफोबिया के नाम से भी इसे जानते हैं। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एडीज मच्छर। कुत्ते के काटने से या दोस्तों बिल्ली के काटने से दोस्तों ये हमारा कौन सा रोग होता है, ये हमारा रेबीज रोग होता है। दोस्तों, रेबीज रोग जो है इसके टीके की खोज किसने की थी, दोस्तों इसकी खोज हमारे लुईस पास्चर जी ने की थी। किसने की थी, लुईस पास्चर जी ने जो है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर जी ने। इसको साफ कर देते हैं, किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज हमारे किसने की थी, ये हमारी लुईस पास्चर जी ने जो है ये हमारे रेबीज के टीके की खोज की थी।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर आधार दर यानी बेस रेटा किस बैंक द्वारा का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है, हालांकि द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पर क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक, हालांकि भारतीय रिजर्व द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। किस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की बात आती है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हमारी कब की गई, किस एक्ट के द्वारा की गई। दोस्तों आरबीआई बात करते हैं आरबीआई। तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना हमारा 1934 का एक्ट था। एक्ट कब का था, एक्ट 1934 का था। दोस्तों आरबीआई की स्थापना हमारी कब की गई थी, ये हमारे 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना कब की गई, 1935 ईस्वी में जो है ये हमारी यंग हिल्टन आयोग, कौन सा आयोग था, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा, यंग हिल्टन कौन सा आयोग था, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा ये हमारे 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। दोस्तों आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हमारा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। आरबीआई के पूछ लेता है पहले गवर्नर कौन थे। दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर ये हमारे थे ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओसबॉर्न स्मिथ जो है ये हमारे आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ थे। दोस्तों आरबीआई की स्थापना एक्ट 1934 का था और स्थापना 1935 में यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की गई थी। दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हमारा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। और आरबीआई के पहले गवर्नर पूछ लेता है ये हमारे ओसबॉर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर ये हमारे कौन है, ये हमारे शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है, शक्तिकांत दास जी जो है वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप सभी को अभी बताया हमने, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। इसका हेड जो होता है हमारा वर्तमान जो प्रधानमंत्री होगा इसका हेड होगा। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, हमारे अरविंद पनघड़िया जी थे। इसकी बात आप सभी को हम कर चुके हैं। और यहाँ पर दिया है करा हाई कोर्ट। दोस्तों हाई कोर्ट हमारा आर्टिकल 124 में हाई कोर्ट की स्थापना की बात आर्टिकल 124 में की गई है। और आर्टिकल 129 की बात करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 129 में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। किसमें, सुप्रीम कोर्ट जो है, इसको साफ कर देते हैं। आर्टिकल दोस्तों यहाँ बात करते हैं आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 129 की। आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है ये हमारा आर्टिकल, किस आर्टिकल में बात की गई है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये हमारा किस आर्टिकल में बात कही गई है, आर्टिकल 129 में कही गई है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बारे में आप सभी को बता चुके दोस्तों। आरबीआई का जो है लोगो क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई का लोगो क्या है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। दोस्तों ऑप्शन ए देकर नेचर क्योर, या गोल्डन थ्रेशोल्ड, या इंडियन होम रूल लीग, या इंडिया ऑफ माई ड्रीम। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये जो है किसके द्वारा पुस्तक लिखी है, ये हमारा सरोजनी नायडू जी के द्वारा है। कौन सी हमारी पुस्तक लिखी गई है, गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखी गई है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है नेचर क्योर। दोस्तों यहाँ हमारे इसके आंसर हो जाएंगे 2। नेचर क्योर ये हमारी किसकी पुस्तक है, ये हमारी मोरारजी देसाई की पुस्तक है। किसकी है, नेचर क्योर ये हमारी मोरारजी देसाई जी की पुस्तक है। मोरारजी देसाई जी की जो है नेचर क्योर पुस्तक है। और ये इंडियन होम रूल और इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये दोस्तों ये दोनों जो है महात्मा गांधी जी की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी, ये द्वारा दोस्तों ये MK गांधी जी के द्वारा हैं। ये दोस्तों MK गांधी जी के द्वारा दी गई हैं।
और ये जो नेचर की और ये हमारी किसकी है, ये हमारा मोरारजी देसाई जी के द्वारा लिखी गई। बात करते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड के द्वारा दोस्तों, ये हमारी सरोजिनी नायडू जी की पहली पुस्तक है। सरोजिनी नायडू जी की पहली पुस्तक है। बात आई सरोजिनी नायडू दोस्तों, सरोजिनी नायडू जो है ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं दोस्तों। सरोजिनी नायडू की स्पेशल बात कर लेते हैं। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लेता है। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अध्यक्ष ये हमारी कौन थी, ये हमारी सरोजिनी नायडू जी थी। इन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये हमारी सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। बात करते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला की दोस्तों, ये 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट जी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो है अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट। और बात कर लेते हैं एनी बेसेंट, और बात कर लेते हैं पहली भारतीय महिला, तो ये हमारी कौन है, ये हमारी सरोजिनी नायडू जी हैं। कौन है, सरोजिनी नायडू। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये हमारी सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। बात करते हैं सरोजिनी नायडू का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, यूपी की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर की बात करते हैं, ये कौन थी, ये हमारी सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू जी थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू जी थी, कौन थी, सरोजिनी नायडू जी। ये कौन थी, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, हमारी सरोजिनी नायडू जी थी। और बात करते हैं सरोजिनी नायडू जी थी, इनके जन्म दिवस पर हम लोग 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस ये हमारा कब मनाते हैं, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाते हैं, ये हम महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं दोस्तों। सरोजिनी नायडू जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, उन्होंने कहा था राज्यपाल जो है ये हमारा सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है। किसके, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है, ऐसा कहने वाले कौन थे, ऐसा कहने वाली हमारी सरोजिनी नायडू जी थी दोस्तों। सरोजिनी नायडू जी की बात करें दोस्तों, ये हमारे संविधान के निर्माण में टोटल 15 महिलाएं थीं दोस्तों, उनमें से सरोजिनी नायडू भी एक थी। तो दोस्तों सरोजिनी नायडू हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली थी। जितने सारे क्वेश्चन सरोजिनी नायडू जी से बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन आप सभी को हमने बता दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था, किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। ऑप्शन ए में दिया करा खिड़की मस्जिद, या फिरोज शाह कोटला, या जामा मस्जिद, या तुगलकाबाद। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, जामा मस्जिद द्वारा किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये दोस्तों शाहजहाँ जी के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा जो है जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। शाहजहाँ के द्वारा बात करते हैं शाहजहाँ की दोस्तों, ताजमहल ये किसके द्वारा बनवाए गए हैं, ताजमहल कहाँ बना हुआ है, ये हमारा आगरा में बना हुआ, आगरा उत्तर प्रदेश में बना हुआ है दोस्तों। ताजमहल कहाँ बना हुआ है, आगरा में बना हुआ है। और जामा मस्जिद की बात करते हैं, ये दोस्तों आगरा में बनी हुई है और दिल्ली में भी जामा मस्जिद हमारी बनी हुई है। बात करते हैं लाल किले का निर्माण दोस्तों किसने कराया, रेड फोर्ट के नाम से लाल किले का निर्माण किसने करा, लाल किले का निर्माण किसने करवाया, ये हमारा शाहजहाँ जी के द्वारा किया गया। और आप सभी को बताना है कि जो है ताजमहल जो है इसकी भद्दी नकल, ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहते हैं, भद्दी नकल किसे कहते हैं, नकल। तो दोस्तों ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहते हैं, ये हमारा बीबी का मकबरा, कहाँ है, बीबी का मकबरा ये हमारा कहाँ है, ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। बीबी का मकबरा ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा, ये हमारा ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों ताजमहल, तो ताजमहल जो है इसका निर्माण में जो है किस पत्थर का, दोस्तों मकराना एक नाम का पत्थर था। कौन सा, मकराना पत्थर जो था, मकराना
पत्थर था दोस्तों, इसका प्रयोग किया गया। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था दोस्तों। ये हमारा एग्जाम, ये जो हमारा राजस्थान RAS एग्जाम में पूछा गया कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि जो है भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। मिएंडर दोस्तों किस रूप से संबंधित है भूगोल में, चट्टान से या चोटी से या नदी से या तालाब से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, मिएंडर जो है इसकी ये विशेष रूप से किस विकल्प से संबंधित, ये हमारा नदी से संबंधित है। बात करते चोटी दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। और कहीं कहीं आप सभी को मिलेगा 8,850 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट जो है एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये इसकी ऊंचाई कितनी है 8,850 मीटर या कहीं कहीं 48 मीटर आप सभी को देखने को मिलती है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हमारी कहाँ स्थित है, ये हमारे नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। तो बात करते दोस्तों इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को जो है एवरेस्ट को जो है नेपाल में हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सागर माथा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। किस नाम से, सागर माथा के नाम से जानते हैं दोस्तों। जहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट इस समय हमारा शिखर है, माउंट एवरेस्ट चोटी है, हिमालय पर्वत है। यहाँ पर दोस्तों बहुत समय पहले यहाँ पर टेथिस नामक सागर हुआ करता था। कौन सा, टेथिस नामक सागर हुआ करता था दोस्तों। ये भी हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। टेथिस नामक सागर जो है पूछा गया, माउंट एवरेस्ट जहाँ पर है यहाँ पर पहले कौन सा सागर था, हमारा टेथिस नामक सागर था। और एग्जाम में कई बार पूछ लिया कि सागर माथा जो है किसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये हम माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये हमारी कौन सी है, कंचनजंगा है। कौन सी है, कंचनजंगा है। ये हमारी कहाँ स्थित है, ये हमारी सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और बात करते हैं भारत की दोस्तों, ये हमारी बात करते हैं दोस्तों कंचनजंगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। भारत में अगर पूछता है तो भारत में पूछ लेता है, भारत की पूछ लेता है तो कंचनजंगा हमारा एकदम राइट है। और भारत में यदि पूछ लेता है भारत में, तो भारत में जो है, भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछ लेता है, चोटी, तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी गॉर्ड ऑस्टिन है। कौन सी है, गॉर्ड ऑस्टिन। कौन सी है, गॉर्ड ऑस्टिन जो हमारी भारत में पूछ लेता है तो हमारी कौन जो हो जाएगी, गॉर्ड ऑस्टिन हो जाएगी। और भारत की पूछ लेता है तो हमारी कंचनजंगा हो जाएगी। राइट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, नदी की बात करते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, हमारी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है, गंगा नदी है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हमारी 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर ये हमारी उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से, गोमुख नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी हमारी निकलती है। और विश्व की बात करते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, हमारी नील नदी है। कौन सी, नील नदी है दोस्तों। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, नील नदी का वरदान। तो दोस्तों मिस्र जो है इजिप्ट, मिस्र को जो है हम नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। किसे कहते हैं, मिस्र को जो है नील नदी का वरदान के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ करा, पिट्रा ड्यूरा शब्द के बारे में कौन सा कथन सही है। पिट्रा ड्यूरा के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए करा, यह एक बागवानी शैली है। करा, यह ताड़ के पत्तों पर की जाने वाली एक प्रकार की चित्रकला शैली है। करा, यह
दिल्ली सुल्तानों के दरबार में बजाया जाने वाला हिंदुस्तानी संगीत की एक विधा है। यह जान देगा पत्थर की दीवारों की कीमती नगीनों की रत्नों में जड़ी एक तकनीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। यह क्या है? यह पत्थरों की दीवानी की कीमत नगीनों में रत्नों से जड़ी एक तकनीकी थी। दोस्तों यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये हमारा लाहौर जो है, ये हमारी जहांगीर की कब्र से लाहौर स्थान संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों लाहौर अधिवेशन, ये हमारा कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन ये हमारा 1900 कब हुआ था? ये हमारा 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में दोस्तों लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? ये हमारा 1929 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी दोस्तों? ये हमारी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों। और 31 दिसंबर दोस्तों 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जो है रावी नदी के तट पर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के किसके? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि को जो है तिरंगा फहराया गया था। और दोस्तों 1930 ईस्वी से, कब से? 1930 ईस्वी से 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम जो है कब से मनाने लगे दोस्तों? 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे थे। वर्तमान में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आगरा। तो दोस्तों आगरा की बात हम लोग कर ही चुके हैं दोस्तों। आगरा जो है ये चमड़े के उत्पादों के लिए दोस्तों फेमस है। और यहाँ पर जो सरहुल, यहाँ पर दोस्तों आगरा जो है, आगरा स्थान चमड़े के उत्पादों के लिए फेमस है। बात करते हैं दिल्ली। दोस्तों भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। दोस्तों आप भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनाएगी? तो दोस्तों भारत की राजधानी ये हमारी 1911 ईस्वी में अधिनियम पारित किया गया। और 1912 ईस्वी में कब? 1900 यहाँ पर लिख देते हैं 1912 ईस्वी में जो है 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी पूर्ण रूप से नई दिल्ली बन गई। दोस्तों इसके पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसके पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहा है, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? ऑप्शन लोहा की, या सोने की, या जो है कांसा की, या चांदी की। दोस्तों इसका राइट आंसर है कांसा की बनी हुई थी। किस चीज़ की बनी हुई थी? कांसा की। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति कहाँ किसकी बनी थी? कांसा की बनी थी। मोहनजोदड़ो में दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक बृहद जो है वृहद स्नानागार कहाँ से मिला? स्नानागार ये हमारा कहाँ से मिला? ये भी हमारा मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों ये हमारे दयाराम साहनी जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी जी के द्वारा राखल दास बनर्जी जी के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी जी के द्वारा। ये हमारी कब की गई? ये हमारे 1922 ईस्वी में जो है इसकी खोज की गई। किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात हम लोग कर चुके हैं। और आप सभी को बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दोस्तों ये हमारी कब की थी? ये हमारा 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है 1921 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर देखकर पेले ब्राज़ील से संबंधित है, अगर डिएगो माराडोना अर्जेंटीना से, या पाओला रोची स्पेन, या काइलियन मम्बाप्पे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में इसलिए दिए जाते हैं, इन प्रश्नों को 100% लोग इनका जवाब नहीं दे पाते। बहुत ही अजीब, चाहे जितना आप कितना भी पढ़ लो कि विदेशों के शब्द हैं समझ में नहीं आते। दोस्तों ये प्रश्न मुश्किल से ना बिल्कुल 90% लोग नहीं कर पाएंगे इन प्रश्नों का आंसर। दोस्तों ये सभी लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देख रहे हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में समाप्त हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? 1912 में दोस्तों ये समाप्त हुई। कब समाप्त हुई? 1912 ईस्वी में समाप्त हुई। बात करते हैं दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना ये हमारे 1951 से 1956 ईस्वी के बीच में
शुरू हुई। कब हुई? 1951 से 1956 ईस्वी के बीच में शुरू हुई। दोस्तों ये हमारे हेराल्ड डोमर, दोस्तों यह योजना जो है हेरोल्ड, कौन सी? हेरोल्ड डोमर, किस पर? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? 1951 से 1956 की ईस्वी में हेरोल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। बात करते हैं दोस्तों इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इस समय प्रधानमंत्री हमारे कौन से? जवाहरलाल नेहरू जी थे। जो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी उस समय जो है प्रधानमंत्री रहे थे। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देख रहा है, निम्नलिखित में से भारत की कर्मचारी में सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में EPFO पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में EPFO का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन एम इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सेकेंड, एम्प्लॉयज प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान का भाग कौन सा भाग जो है संसद के संगठन, संरचना एवं अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेष अधिकारों की शक्तियों से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, सॉरी फिफ्थ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन देगा चतुर्बौद्ध संगति राजगृह में, या द्वितीय बौद्ध संगति विराटनगर में, या प्रथम बौद्ध संगति जो है हमारी कश्मीर में हुई थी, या हमारी तृतीय बौद्ध संगति हमारी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों बात करते हैं पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति ये कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हमारी कहाँ हुई थी? दोस्तों ये प्रथम बौद्ध संगति हमारी राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी। दोस्तों किसके शासनकाल में? दोस्तों ये हमारे अजातशत्रु के शासनकाल में ये हमारी प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। दोस्तों राजगृह में हुई थी। दोस्तों इसके अध्यक्ष इसमें जो है शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति हमारी वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ये दोस्तों हमारी किसके शासनकाल में हुई थी? वैशाली हमारी कब हुई थी? पहले 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। बात करते दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति हमारी 343 में वैशाली में हुई थी। बात करते दोस्तों द्वितीय हमारी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। बात करते तृतीय बौद्ध संगति, तो तृतीय बौद्ध संगति हमारी कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति ये हमारी हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में ये कब हुई थी? दोस्तों ये 251 ईसा पूर्व में। 251 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं आप सभी को देखने को मिलेगा 250 ईसा पूर्व भी आप सभी को देखने को मिलेगा। दोस्तों भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति ये हमारी कहाँ हुई थी? ये हमारी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। दोस्तों ये किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों कनिष्क, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों ये हुई थी। कब हुई थी? दोस्तों ये हमारी एक जो है ईसा पूर्व में दोस्तों इसको कह सकते हैं हुई थी। प्रथम जो है ईस्वी कह सकते हैं, या प्रथम ईस्वी में जो है इसकी ये हमारी बैठक हुई थी। बात करते हैं जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में देखने को मिलता है? जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है कश्मीर का इतिहास ये हमारी राज तरंगिणी पुस्तक जो है कल्हड़ जी के द्वारा जो लिखी गई है, राज तरंगी पुस्तक, जिसके लेखक कौन है? कल्हड़ है। इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। किसकी? राज तरंगी की जो है कल्हड़ की जो है राज तरंगी की पुस्तक में। पढ़ते दोस्तों इस प्रश्न में देखते हम जो है ये हमारी जो है बौद्ध संगतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो रही, चारों आप सभी को बता दी।
4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, चारों आप सभी को हमने बता दी हैं। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखकर भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना हमारी 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों एक्ट कब का था? एक्ट 1993 का ही था। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 2002 की यहाँ पर देखा तो हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया। दोस्तों ये हमारा 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये हमारा 2002 में हुआ था, जिससे शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। किसका? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि यहाँ पर देख रहा है कि कम वायुमंडलीय दाब का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ जहाँ से पूर्वी हवाएं परिवर्तित हो। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा हमारा डोल ड्रम्स का जो डोल ड्रम्स, ये जो हमारा कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ पर पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती रहती हैं। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया 1984 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था? बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। दोस्तों बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये हमारी 1984 में किसके? माननीय कांशीराम जी के द्वारा के नेतृत्व में की गई थी। किसके? माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में जो है बहुजन समाजवादी पार्टी से कौन जो है इसकी अध्यक्षता करें तो ये हमारी बहन कुमारी सुश्री बहन कुमारी मायावती जो है, जिसमें जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की मेन कार्यकर्ता है। बात करते हैं दोस्तों भारत में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां? दोस्तों हमारे भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी? हमारी समाजवादी हो गई और ये हमारी बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, और कांग्रेस हो गई, और हमारी भारतीय जनता पार्टी हो गई, और हमारी एक हो गई ये बात करते हैं इसकी एक हमारी कौन सी पार्टी है? एक दोस्तों हमारी हो गई, ये हमारी रह गई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और एक हमारी थी नेशनल पीपल्स पार्टी। ये हमारी दोस्तों 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। दोस्तों बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है हमारी सबसे पुरानी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना दोस्तों ये हमारी 25 दिसंबर कब हुई थी? 25 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसकी अध्यक्षता, पहली अध्यक्षता कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये हमारी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष थे। बात करते हैं दोस्तों ये हमारी कांग्रेस की बात हो गई, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। दोस्तों बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दोस्तों 1980 ईस्वी में कब हुई थी? कब हुई थी? इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजनीतिक पार्टियां थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया गया एंटीसेफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा होने वाले क्षेत्रों में व्याप्त सुधार करने की योजना प्रारंभ की गई है। दोस्तों ये हमारे प्रतिरक्षण एंटीसेफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार के द्वारा प्रतिरक्षीकरण कम करने वाले क्षेत्रों में व्याप्त यानी कवरेज सुधार करने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि 2020 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार में शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में इसकी कौन सा युग्म सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उस समय कौन थे? हमारे मनोज सिन्हा जी थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा सामवेद। दोस्तों सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में एक बनाया था। दोस्तों सामवेद के अंतर्गत संगीत और कला देखने को मिलती है। किसमें? संगीत और कला सामवेद मिलती है। दोस्तों यजुर्वेद की बात करते हैं। दोस्तों यजुर्वेद में जो है
यजुर्वेद में क्या आपको देखने को मिला, यजुर्वेद में यज्ञों को करने, यज्ञों एवं बलि जैसे यज्ञों और विवाह जो है इसमें जो है मंत्रों के उच्चारण आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेंगे। और ईश्वर के प्रमाण जो दोस्तों हमारे ऋग्वेद में मिलेंगे। और सामवेद के अंतर्गत आप सभी को क्या मिलेगा, सामवेद के अंतर्गत जादू टोना भूत प्रेत औषधि ये सभी आप सभी को कहाँ देखने को मिलेंगी, ये हमारे अथर्ववेद में देखने को मिलेंगी। कहाँ देखने को मिलेगी, अथर्ववेद में आप सभी को देखने मिलेंगी। और बात करते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं होता है। वेद त्रयी में जो है वेद त्रयी में कौन कौन सा वेद शामिल नहीं होता, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं होता है। वेद त्रयी में सामवेद ऋग्वेद और यजुर्वेद तीन ही वेद शामिल होते हैं। दोस्तों वेदों के बारे में आप सभी को बताया। वेद के रचयिता दोस्तों ये हमारे कौन थे, ये दोस्तों ये हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी थे। ये हमारे कौन थे, वेदों के रचयिता हमारे कौन थे, ये हमारे थे दोस्तों वेदों के रचयिता। जैसा कि हमने बताया था वेदों के रचयिता हमारे कौन थे, वेदव्यास जी थे। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक फोटोवोल्टाइक सेल निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रकाश, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा जो है कौन सी कह रहा है कि प्रकाश जो है कैसी है, एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देख रहा है कि निम्नलिखित में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के कुल विनिमय समय अवधि कितनी होती है, कितने मिनट की होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनिमय समय की अवधि कितनी होती है, हमारी 120 मिनट होती है, यानी कि 2 घंटे होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है वास्तुकला की सरकी शैली आधुनिक किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों सरकी शैली हमारी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बजट, यहाँ पर इसका राइट आंसर सही सीधे इसे लिख देते हैं। वो उस समय का क्वेश्चन 2018-19 के बजट में 500 करोड़ रुपए में व्यय होने वाली ग्रीन ऑपरेशन योजना की घोषणा की गई थी, जो टमाटर प्याज एवं आलू टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो की फसलों की आपूर्ति की स्थिर करने और कीमतों की अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर OTPO यानी कि TOP, टी से टोमेटो, ओ से क्या होगा ओनियन और पी से होगा पोटैटो फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है निम्नलिखित में से पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। पूर्वी घाट का दोस्तों कौन है, दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट का देव शिखर कौन सा है, हमारा कौन हो जाएगा, देवमाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर देवमाली हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, हमारी दोदा बेटा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा अगर थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास स्थित है। कौन सा, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ किसके पास स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ, ये हमारा कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये हमारा कहाँ है, ये हमारा आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखा है भारत के संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा राग नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार एक राग नहीं है। भैरवी और पूर्वी और हिंडोल ये तीनों राग हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देकर है कि फरेजी आंदोलन बंगाल से, या मोपला विद्रोह मालाबार से, कूका आंदोलन कहाँ से, ये दोस्तों इसका असम में बिल्कुल नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब से। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है, ये हमारा पंजाब से कूका आंदोलन संबंधित है, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
और पाली का विद्रोह हमारा कुरनूल से संबंधित, कहाँ से संबंधित है, कुरनूल से संबंधित है। दोस्तों ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हमारे क्या थे, आंदोलन थे। कौन, ये हमारे क्या जो फ्रैजी आंदोलन एकदम सही बंगाल में, मोपला विद्रोह मालाबार में, कूका आंदोलन ये दोस्तों पंजाब से संबंधित, कहाँ से, पंजाब से संबंधित है। और पालीगर विद्रोह हमारा कुरनूल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था, ये दोस्तों हमारा 1986 में शुरू किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1986। बात करते हैं दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन, ये हमारा कब शुरू किया था, 2014, 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी जी के जन्मदिन दिवस पर राष्ट्रीय जो है भारत स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया, 2 अक्टूबर 2014 में जो है स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर देख रहा है कि निम्नलिखित में से कर समिति भारत की चुनाव सुधारों से संबंधित है। दोस्तों इंद्रजीत गुप्ता, कौन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये भारतीय चुनावों से संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, किससे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, किससे, पंचायती राज व्यवस्था से कौन सी संबंधित है। दोस्तों ये हमारी कौन सी संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति हमारी किससे संबंधित है, ये हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज संबंधित है। दोस्तों बलवंत राय मेहता के बारे में आप सभी को बता चुके हैं। यहाँ पर इंद्रजीत गुप्ता ये हमारे चुनाव के सुधारों से संबंधित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देख रहे हो 2019 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल कितनी बार प्रवेश किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 बार जो है 2019 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में जो है 7 बार इसने प्रवेश किया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो को प्रभावित करती है। नेफ्रा जहाँ नेफ्रा आ जाए वो उसका राइट आंसर हो जाए किडनी, जहाँ नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन, नेफ्राइटिस दोस्तों इसका राइट आंसर किडनी से संबंधित, कहाँ से संबंधित है, ये हमारी किडनी से संबंधित है। दोस्तों हार्ट की बात करते हैं दोस्तों, ईसीजी, ईसीजी दोस्तों इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ये हमारा कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर साफ यहाँ से लिखते हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ये हमारा किससे संबंधित है, ईसीजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ये हमारा हार्ट से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्या हो जाएगा, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका संबंध हमारा हार्ट से हो जाएगा। और ईईजी बात करते हैं, ईईजी का संबंध किससे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ये संबंधित किससे, ये हमारा ब्रेन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी से, वक्र से संबंधित है कौन सी, नेफ्राइटिस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं था। ये हमारे जया बच्चन नहीं थे। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर किस रोगी के लिए किया जाता है। दोस्तों अल्प रक्त शर्करा हाइपोग्लाइसीमिया के लिए जो है ग्लूकोमीटर का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है प्रणब मुखर्जी जिनका 2020 में निधन हुआ, ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये हमारे 13वें क्रम के राष्ट्रपति कौन थे, ये हमारे प्रणब मुखर्जी किस क्रम के थे, 13वें क्रम के ये थे। और 14वें क्रम की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे रामनाथ कोविंद जो है, रामनाथ कोविंद ये हमारे 14 क्रम के थे। रामनाथ कोविंद जो है ये हमारे किस क्रम के थे, कोविंद ये हमारे 14वें क्रम के थे। और बात करते हैं वर्तमान में जो हमारी कौन सी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, कौन सी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू ये जो है ये हमारी मुर्मू ये हमारी दोस्तों 15वें क्रम की है, किस क्रम की, 15वें क्रम की जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये हमारी राष्ट्रपति हैं। और आप सभी को बताना है कि 2 बार कौन राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2 बार कौन राष्ट्रपति रह चुके हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 2 बार
कितने लोग जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह चुके हैं। 13वें क्रम की बात करते हैं प्रणब मुखर्जी, 14वें और 15वें क्रम की द्रौपदी मुर्मू जी रह चुकी हैं, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया करा कि अगस्त 2020 तक जानकारी के प्राप्त के अनुसार चेक बैंक की चेक की संख्या में कितने अंक होते हैं। चेक की संख्या में जो है ये हमारे 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6 अंक में होते हैं। जो हमारे चेक जो होती है चेक में वहीं पर अंकित हुए, जैसे 2, 4, 6, 5, 4, यहाँ पर कितने हो गए? 6 अंक हो गए। इस तरह से अंकित होते हैं। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि जो है मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलर शब्द को निर्दिष्ट करता है, यानी किसको बताता है पोलर शब्द? ये हमारी सालाना खेती योग्य भूमि, किससे संबंधित है? सालाना खेती योग्य भूमि से जो है ये हमारा पोलर शब्द बताता है आप सभी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देकर खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? खादर और बांगर जो है ये किस मृदा से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कछार मृदा, यानी एलुवियल मृदा के नाम से जिसे हम जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं खादर मृदा, दोस्तों ये हमारी जिसे हम जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये कछार जिसे एलुवियल कहते हैं, इसे हम जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जलोढ़। कौन सी? जलोढ़ मृदा के नाम से इसको हम जानते हैं। दोस्तों इसमें चावल और गन्ने की उत्पादकता, चावल, गन्ना, गेहूँ, ये दोस्तों बहुत ही चावल की बात करते हैं, चावल हो गया, गन्ना हो गया और गेहूँ भी यहाँ पर अच्छी तरीके से इसमें दोस्तों पैदा किया जाता है। किस मिट्टी में? दोस्तों ये हमारी कौन सी है? ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी भारत में बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती है? दोस्तों ये हमारी जलोढ़ मिट्टी दोस्तों लगभग भारत के 43% हिस्सों पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों 2 प्रकार की होती है, तो खादर और बांगर। खादर मिट्टी किसे कहते हैं दोस्तों? खादर मिट्टी जो नदियों के द्वारा नवीनतम लाई गई काप मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और जो जहाँ पर पुरानी जो है मिट्टी दबी पड़ी हुई, जहाँ पर पहले नदियों द्वारा लाई गई थी, वर्तमान में वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, उसकी उर्वरता नष्ट होती जाती है, उसको हम बांगर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों खादर और बांगर जो हमारी जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार थे। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों ब्लैक यानी काली मृदा। काली मृदा को हम किस नाम से जानते हैं? रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रेगुर मृदा के नाम से दोस्तों हम काली मृदा को जानते हैं, या इसे हम कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कपासी मृदा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किसको? दोस्तों काली मृदा को हम कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसमें कपास का उत्पादन बहुत अधिक अच्छी तरीके से कपास का उत्पादन के लिए दोस्तों ये हमारी सर्वोपरि मिट्टी है कपास के उत्पादन के लिए दोस्तों, इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसलिए हम इसको जो है काली मृदा के नाम से या कपासी मृदा के या रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों काली मिट्टी की बात आप सभी को बता ही चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं जो हमारी क्या कपासी मृदा, कपास का सर्वाधिक उत्पादन ही हमारा गुजरात में किया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं दोस्तों जूट का उत्पादन ये हमारा कहाँ किया जाता है? ये हमारा वेस्ट बंगाल में किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ लेटेराइट मिट्टी दी हुई, कौन सी? ऑप्शन हमारा 4 में दिया कर लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों इस लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी चाय और काफ़ी जो हमारी लेटेराइट मिट्टी में काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें उसका उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? ये कर्नाटक, जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में भी इसका अच्छे से बहुत ही अच्छी तरीके से उत्पादन किया जाता है। देखो यहाँ पर मखरेला, दोस्तों हिंदी में आप सभी लोग नहीं जान पाएंगे, लेटेराइट इंग्लिश में देख लिया तो हम जान गए कि लेटेराइट लिखा हुआ है। यहाँ पर कौन सी लिखी? मखरेला मिट्टी। कौन सी लिखी? मखरेला मिट्टी। तो दोस्तों एक प्रश्न हमारे लिए है, लेटेराइट मिट्टी को हम मखरेला मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मखरेला मिट्टी। और जो है जलोढ़ मिट्टी को हम कछार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारा दिया कह रहा है कि द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? द शैडो लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे अमिताभ घोष जो है द शैडो लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे अमिताभ घोष हैं। कौन है? अमिताभ घोष जी हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया कर ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दिल्ली में जो है ये हमारी क्या स्थित है? ऐतिहासिक जो है सीढ़ी कुआं बावली जो है कहाँ स्थित है? ये हमारी दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर कोलकाता की बात की गई। दोस्तों कोलकाता में विलियम फोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? हमारा
कोलकाता में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान किसके उत्कृष्ट साहित्य के कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों हिंदी में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों जो है हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों व्यास सम्मान दिया जाता है। किसके हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों हिंदी के लिए ये जो हमारा व्यास सम्मान दिया जाता है। दोस्तों 1991 जो है हिंदी भाषा के लिए ये जो है रामविलास शर्मा जी को जो है 1991 ईस्वी में पहला व्यास सम्मान दिया गया है। दोस्तों व्यास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? 4 लाख रुपए व्यास सम्मान में राशि दी जाती है। और दोस्तों इसको देता कौन है दोस्तों? इसको जो है के बिड़ला फाउंडेशन, कौन? के बिड़ला फाउंडेशन जो है इसको देता है। किसको? रामविलास शर्मा जी को द्वारा पहला दिया गया था। दोस्तों वर्तमान में जो है 2023 में व्यास सम्मान किसे दिया गया? 2023 में व्यास सम्मान किसे दिया गया दोस्तों? ये हमारा ज्ञान चतुर्वेदी जी को। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी जी को जो है 2023 में व्यास सम्मान दिया गया है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया कि भीमबेटका की गुफाएं ये कहाँ स्थित है? ये हमारी मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये हमारी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। हम्पी कर्नाटक में सही है, बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा उड़ीसा में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दिया कर कोणार्क सूर्य मंदिर ये हमारा कितने रुपए के नोट पर बना होता है? ये हमारा 10 रुपये के नोट पर कौन सा बना होता है? ये हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर बना होता है। दोस्तों हम्पी की बात करते हैं दोस्तों 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना होता है? ये हमारा हम्पी का चित्र बना होता है। और बात करते हैं 100 रुपये के नोट पर। 100 रुपये के नोट पर ये हमारा रानी की वाव बनी होती है। किसकी? रानी की वाव जो है कितने नोट की? 100 रुपये पर। और बात करते हैं 500 रुपये के नोट पर दोस्तों ये हमारी किसकी? 500 रुपये के नोट पर हमारा रेड फोर्ट लाल किला बना होता है, लाल किला। और 2000 की नोट जो हाल ही में आई थी 2000 की नोट पर हमारा मंगलयान बना हुआ था। क्या बना हुआ था? मंगलयान 2000 की नोट पर बना हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भीमबेटका गुफा, ये हमारी मध्य प्रदेश में, ना कि छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी घटना स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख वजह थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह रही थी? ऑप्शन है देखकर बंगाल विभाजन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन जो है स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख वजह थी। मुस्लिम लीग का गठन दोस्तों ये कब किया गया था? दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन ये हमारा कब किया था? ये हमारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। बात करते दोस्तों ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, तो जैसे कि आप सभी को बता चुके हैं कि इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? इसकी स्थापना हमारी 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में की गई थी। रॉलेट एक्ट का पास होना दोस्तों, रॉलेट एक्ट की बात करते हैं दोस्तों। रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्तों? ये हमारा 1919 ईस्वी में आया था। कब हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था दोस्तों। इस कानून का कहना था ना अपील। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ना अपील इसका कहना था, ना अपील, ना दलील और ना वकील। ना अपील, ना दलील और ना वकील दोस्तों इस कानून का कहना था। कौन सा? किसका? रॉलेट एक्ट का। ये हमारा 1919 ईस्वी में आया था। किसी व्यक्ति को कहीं से भी किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता था दोस्तों, और उसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता था दोस्तों। इस कानून को हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ये जो रॉलेट एक्ट था इसे हम काला कानून के नाम से भी
जानते हैं? काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को हम जानते हैं, काला कानून। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर वातावरण में आर्द्रता को मापने का उपकरण है। जो है वातावरण में जो है आर्द्रता को मापने का उपकरण क्या है? ये हमारा क्या है? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर दोस्तों ये हमारा दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? ये हमारा बैरोमीटर है। हाइग्रोमीटर दोस्तों हाइड्रो का मतलब हाइड्रो हो गया, ये हमारा हाइग्रो हो गया। हाइग्रो की यहाँ पर एनीमोमीटर ये हमारा दूरी का मात्रक होता है। किसका? दूरी का मात्रक हमारा एनीमोमीटर होता है। बैरोमीटर हाइग्रोमीटर हो गया। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान दोस्तों क्या था? 148वां स्थान था। दोस्तों वर्तमान में इंडेक्स की बात करते हैं दोस्तों खुशहाली सूचकांक। कौन सा? खुशहाली सूचकांक में भारत किस स्थान पर दोस्तों? ये हमारा 126 में है। और शांति सूचकांक में दोस्तों ये किस स्थान पर दोस्तों? ये भी हमारा 126 है। बात करते हैं भुखमरी इंडेक्स में दोस्तों, ये हमारा 131 स्थान पर है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 11 दिसंबर 1901 में स्थापित की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये हमारी डिगबोई कहाँ स्थित है? ये हमारी असम में स्थित है। भारत की जो है सबसे पुरानी जो है तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ये हमारे असम में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा करा UNLO दोस्तों यहाँ पर यू ओनली नीड वन ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंक प्लेटफार्म है जो किसके द्वारा दोस्तों? SBI के द्वारा ये जो है पेश किया गया ताकि उपयोगकर्ताओं विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं को प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हमारा ये हमारी भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों इसका पहले नाम था हमारा 1921 ईस्वी में जो है इसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक। 1921 में SBI का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। और दोस्तों इसका नाम बदल करके 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी? भारतीय स्टेट बैंक 1955 में कर दिया गया है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल आयोजन किए गए हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल आयोजन किस वर्ष आयोजित किए गए थे दोस्तों? हमारा 2010 में आयोजित किए गए थे। दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। ये हमारा क्या दिया गया है कि सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 2021 में चेक के सकारात्मक भुगतान प्रणाली शुरू करने का निर्णय किस के तहत अधिकतम भुगतान के विवरणों की दोबारा पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है दोस्तों? ये हमारे 50,000 से अधिक भुगतानों के प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आप सभी को कैसी लगी? और यदि आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों आप सभी को हमारे इस जो है प्रैक्टिस सेट की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर आप सभी को मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आप सभी को कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। और हम आशा करते हैं इसमें जो है जो ऑप्शन हमसे रिलेटिव 1 से 2 से 3 रिलेटिव होने वाले हैं, ये हमने सारे ऑप्शन रिलेट करके बताए हैं। हमने इसमें लगभग 50 ही क्वेश्चन हमने 50 करवाए हैं। बट इस क्लास में लगभग हमने दोस्तों 150 से 200 क्वेश्चन लगभग हमने इस क्लास में करवा दिए हैं। और एक्सपेक्टेड जो है हमारे दिल्ली पुलिस में इससे जो हम बताते हैं, जैसे RBI का राष्ट्रीयकरण, RBI की स्थापना, कोई आ जाता है कोई किसी संस्था की स्थापना और किसी विशेष चीज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, उसकी पूरी जड़ हम उखाड़ देते हैं, जिससे अगर वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होगी। जैसे कि बौद्ध संगति की बात हुई तो हमने चारों बौद्ध संगति आप सभी को लिखा दी, जिससे कि हमारे एग्जाम में अगर वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों से छूट कर नहीं जाएगा।
तो दोस्तों इसलिए हमारे इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 की प्रिपरेशन हमारे इसी चैनल पर करवाई जाएगी। जैसा कि आप सभी को हमने 2020 के प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस के करवा रहे हैं, तो दोस्तों लगातार शाम को जुड़े रहना अनिवार्य है। और आप सभी को लोगों को जो होमवर्क के लिए हमने प्रश्न दिए हैं, अभी हमने एक प्रश्न दिया था, कौन सा प्रश्न दिया था हमने, आरबीआई का जो है लोगो, आरबीआई का लोगो क्या है। आप सभी लोग को इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई का लोगो क्या है। और एक क्वेश्चन हमने आप सभी को बताया था, वो शायद मुझे याद नहीं आ रहा है कि और एक क्वेश्चन आप सभी को हमने बताया था कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, कर फिर मिलेंगे। जय हिंद।